बीजेपी की गवर्नमेंट में एक घर में 4216 वोट बिहार में, फ्रांस की एक लेडी जिसकी 69 वोट बिहार में पाई गई, एक कार्टून का कैरेक्टर जिसकी 69 वोट पाई गई। तो बीजेपी गवर्नमेंट धोखाधड़ी कर रही है। बीजेपी गवर्नमेंट अन्य कोई भी गवर्नमेंट ऐसा काम करती है तो किस बेसिस पे कर रही है, क्या उसका आधार रहने वाला है, किस बेस पे किस किस के डॉक्यूमेंट्स का चोरी हो रही है, जो कि एक प्राइवेसी में आता है। आपके डॉक्यूमेंट्स आपके अपने हैं, सरकार के नहीं है, किसी के भी नहीं है। सरकार उनका मिसयूज नहीं कर सकती एट एनी कॉस्ट। बीजेपी का पहला पॉइंट यही है कि जब तक गवर्नमेंट दूसरी सरकार में नहीं होगी वो हमेशा वोट चोरी पे रहेगी, अपनी सरकार बनाएगी और जनता को लूटेगी। राजस्थान में घोड़ी पे चढ़ने से मार दिया जाता है या मटके को छूने से मार दिया जाता है। अभी वहाँ पे हुआ है, एक टीचर ने सिर्फ मटकी को छुआ था और उसको मार दिया। घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते, मूंछ रखेंगे तो तुमको मार देंगे और फिर आंदोलन करेंगे, लाठी डंडे पड़ेंगे और जेल में भरेंगे हम ही को। हमारे ऊपर अत्याचार होते हैं और हमको जेल के अंदर भरते हैं। ये जो भाजपा सरकार है जनता को बरगलाने का काम करती है। अगर जनता के मूलभूत समस्या होती है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सबसे बड़ी मेन समस्या शिक्षा। इस देश में समान शिक्षा नहीं है। जो पैसे वाला अच्छा पैसे वाला वो पैसे वाला ही बनता जा रहा है, जो गरीब वो गरीब होता जा रहा है। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और एजुकेशन का उत्तर प्रदेश में ये हाल है कि बच्चा 10वीं में कुछ नहीं लिख पा रहा मगर वो पास हो रहा। कोई भी बहुजन समाज जितनी भी गरीब जनता है उनका मैं एक बच्चा उठा लूं, वो हिंदी नहीं पढ़ सकता और वो पास हो रहा, वो 11वीं पास हो रहा, 12वीं पास हो रहा। मेरा नाम जितेंद्र आजाद। कहाँ से? राजस्थान। अच्छा, आज यहाँ कैसे? यहाँ संवैधानिक रैली में आए। संविधान का हनन कैसे हो रहा है? फिर वही सवाल है मेरा। क्या? संविधान का उल्लंघन कैसे हो रहा है? संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कैसे हो रहा है? संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो ही रहा है। कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है कि जो क्या जनता को बोलने का अधिकार नहीं है? नहीं है। क्या जनता को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार नहीं है? बोल रहा है जो सत्य के लिए बोल रहा है, जो आवाज उठा रहा है ना। अब जैसे कोई बोलेगा सरेआम, वो नजरों में आएगा सरकार के, ये क्लियर बात है। और उसके ऊपर जो सरकार है उनके एजेंट है ना, वो नज़र गड़ाए हुए हैं। हमारे क्षेत्र में ऐसा ही हो रहा है। जो हक अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते हैं ना, या जैसे हमारे क्षेत्र में होता है राजस्थान में, घोड़ी पे चढ़ने से मार दिया जाता है या मटके को छूने से मार दिया जाता है। अभी वहाँ पे हुआ है, एक टीचर ने सिर्फ मटकी को छुआ था और उसको मार दिया। घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते हैं, मूंछ रखेंगे तो तुमको मार देंगे और फिर आंदोलन करेंगे तो लाठी डंडे पड़ेंगे और जेल में भरेंगे हम ही कोई। हमारे ऊपर अत्याचार होते हैं और हमको जेल के अंदर भरते हैं। तो अत्याचार नहीं तो और क्या है? और क्या आपको देखने को मिल रहा है योगी बाबा के राज में कि जनता के हित में ऐसा कौन सा काम नहीं हो रहा है इसलिए जनता नाराज? देखो, ये जो भाजपा सरकार है जनता को बरगलाने का काम करती है। अगर जनता के मूलभूत समस्या होती है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ठीक है, सबसे बड़ी मेन समस्या शिक्षा। इस देश में समान शिक्षा नहीं है ना। जो पैसे वाला अच्छा पैसे वाला वो पैसे वाला ही बनता जा रहा है, और जो गरीब वो गरीब होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य के क्या हालात हैं? बिल्कुल बदतर से बदतर हैं। उत्तर प्रदेश में मैडम गरीब है ना, जो गरीब है वो तो वैसे ही क्या, वो अच्छे स्वास्थ्य भी नहीं अपने किसी अस्पताल में जा सकता। 2017 से 25 तक अब तक कोई अच्छा काम हुआ है उत्तर प्रदेश में? जनता के हित में कोई काम हुआ है? न तो कांग्रेस में हुआ, न भाजपा में हुआ, न किसी अन्य दल में हुआ। अब कब होगा? हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारी सरकार लाना चाहते हैं। सरकार आपकी होगी या पूरी जनता की सरकार होगी? हाँ, हमारी जनता की बात एक ही है, बहुजन समाज की। उनकी सरकार को क्यों लाना चाहते हैं? मुद्दों की बात करते हैं। जैसे मुद्दों की बात करते हैं कि हम अच्छे से स्कूल खोलेंगे। क्या कांग्रेस ने, मायावती की सरकार ने और अभी जो करंट में सरकार है भाजपा की सरकार, क्या उन्होंने जमीनी स्तर के मुद्दों पे बात नहीं करी? हमारी जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है, उन्होंने अपने शासनकाल में बहुत अच्छा काम किया, ऐसी बात नहीं, हम उनकी निंदा नहीं कर रहे हैं। हमारी आदर्श रहेगी, लेकिन वो कहते हैं ना, बच्चों को भी तो मौका देना चाहिए ना। अब आप मुझे ये बताइए कि आपके लिए मौलिक अधिकार क्या हैं और उत्तर प्रदेश में उनका हनन कैसे हो रहा है? कैसे नहीं हो रहा? सभी तरह से हो रहा है। आप बोले कैसे नहीं हो रहा? भाई, मैं दोबारा पूछ रही हूँ कि मौलिक अधिकारों का हनन उत्तर प्रदेश में कैसे हो रहा है? मौलिक अधिकार आपको पता है? मौलिक अधिकार मेरे को याद नहीं है। कितने मौलिक अधिकार हैं? मौलिक अधिकार अभी आप कुछ देर पहले आपने दो मौलिक अधिकार मुझे बताए थे। मेरे ध्यान नहीं है, हकीकत में है। दो आपने ही बताए थे भाई मुझे। मूल स्वतंत्रता का अधिकार। अब वर्तमान समय में आर्टिकल 19
आर्टिकल 19 11 से लेकर 25 तक मौलिक अधिकार है, उनमें मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया। भाई आपके नज़रिए में उत्तर प्रदेश में मौलिक अधिकारों का हनन कैसे हो रहा है? मौलिक अधिकारों का मैडम हनन ऐसा हो रहा, हमारा मौलिक अधिकार है हमें शिक्षा लेना, हमें अच्छी शिक्षा मिलो, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, शिक्षा की ऐसी हालत हो रही। सबसे बड़ा अगर मैं अपनी नज़रों में मौलिक अधिकार मानता हूँ शिक्षा है। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और एजुकेशन का उत्तर प्रदेश में ये हाल है कि बच्चा 10वीं में कुछ नहीं लिख पा रहा मगर वो पास हो रहा है। अगर मैं कोई भी बहुजन समाज जितनी भी गरीब जनता है उनका मैं एक बच्चा उठा लूँ तो वो हिंदी नहीं पढ़ सकता और वो पास हो रहा, वो 11वीं पास हो रहा, 12वीं पास हो रहा। बहुत लोगों से सुना है कि एग्जाम सेंटर्स में, स्कूल्स में जब एग्जाम हो रहा होता है तो बच्चे किताबें खोल के बैठ जाते हैं, क्या ये सत्य है? बिल्कुल हो रहा है, ये ऐसा ही हो रहा है। अभी तो पास हो रहे हैं, उन पर लिखना नहीं आता, बोलना नहीं आता। आपने तो देखा होगा अभी आपने एक क्वेश्चन पुटअप करा था, एक भी बच्चे ने उसका जवाब दिया, और जबकि वे सारे 25-25 साल के, उनमें इंटर भी पढ़ा हुआ होगा, ग्रेजुएशन भी होगा, अब ये भी कर रखी होगी किसी ने, मगर एक ने भी जो है उसका जवाब नहीं दे पाए। आपका एक छोटा सा सवाल था कि संविधान क्या था, मगर उसका जवाब नहीं दे पाए ये लोग। ये तो है कि उत्तर प्रदेश में लैक ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे लोग संवैधानिक अधिकारों की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत से लोगों भी छोड़ी, खासतौर पे युवाओं को जिनकी उम्र 17, 18, 25 साल होगी, उनको संविधान के बारे में नहीं पता, मौलिक अधिकारों के बारे में नहीं पता। आपको मौलिक अधिकारों के बारे में पता है? नहीं पता है? स्कूल गए हैं, कॉलेज गए हैं, अभी क्या कर रहे हैं? अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ नहीं कर रहे। संविधान क्या है? मेरे में कुछ नहीं पता नहीं। यहाँ पे क्यों आए हैं? यहाँ पे भाई के समर्थन के लिए आए हैं। भाई के लिए भाई के समर्थन के लिए क्यों आए हैं? ऐसा कौन सा काम? बता रहा हूँ। देखो मैं हूँ सबीरपुर गांव से, सबीरपुर गांव से हूँ, थोड़ा सा तेज बोलिए। सबीरपुर गांव से हूँ, ठीक है, जिला सहारनपुर हमारा। और जो 5 मई 2017 में हमारे यहाँ दंगा हुआ था ना, 5 मई 2017, हाँ हुआ था ना, तो उसके लिए वहाँ मेरे भाई खड़े थे चंद्रशेखर, तो इसी समर्थन में यहाँ पे इसीलिए आए हैं। वो समर्थन के लिए आए हैं, उनकी कौन सी बात या उनका कौन सा कार्य आपको अच्छा लगता है? जो कार्य अच्छा लगता है कि जहाँ पे कहीं पे भी किसी के लिए अत्याचार होता है ना, तो वहाँ पे भाई खड़े होते हैं। ये कुछ कहीं भी उत्तर प्रदेश में अत्याचार या कुछ भी क्राइम होता है, कुछ भी गलत होता है, तो जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनका झुकाव जनता की तरफ नहीं होता, क्राइम रेट के ऊपर पकड़ नहीं बना पाए वो। ऐसी कोई बात नहीं है, जो हमारे मुख्यमंत्री भी है योगी आदित्यनाथ में भी सब जगह सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने भाई जो चंद्रशेखर है वे भी सही, समाज के लिए सब कुछ सही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार भी सही है, अपनी जगह ये भी सही है, सबके लिए बराबर है। बाकी कुछ भाई जो चंद्रशेखर है कुछ नया करना चाह रहे हैं 2027 में। भाई साहब, आप उत्तर प्रदेश में मुझे बताइए कोई 5 विकास, और ऐसा कौन सा नहीं हुआ है कि आपका झुकाव चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ है? सबसे पहले तो मैम आपके मीडियम के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं सहारनपुर से सबीरपुर गांव से हूँ, जहाँ के आज जो हमारे चंद्रशेखर भाई यहाँ पे आ रहे हैं वो हमारे गांव के बदौलत यहाँ पे उन्होंने पहचान बनाई है, सबीरपुर गांव से। और हम चंद्रशेखर भाई के समर्थन में हैं, क्योंकि पूरे भारत के अंदर अगर कहीं भी गरीबों पे, शोषितों, वंचितों पे अगर कोई भी अत्याचार होता है, सबसे पहले भाई खड़े होते हैं वहाँ। तो हम भाई के समर्थन में आए, हम देखना चाहते हैं 2027 में भाई को अपनी गद्दी पे बढ़ाना चाहते हैं। इस बार किन मुद्दों पे आप मतदान देने वाले हैं 2027 में? 2027 में क्या है कि हमारे चंद्रशेखर भाई सभी के लिए खड़े हैं। भाई खड़े तो है, मैं ये नहीं कह रही, ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो ये नहीं बोलता कि हम जनता के लिए नहीं खड़े हैं या हम जनता के लिए काम नहीं कराएंगे। मेरा सवाल आपसे, भाई मैंने भाजपा तो टारगेट नहीं करा, मैंने बोला ऐसा कोई भी नेता या कोई भी पार्टी नहीं है जो ये नहीं बोलती कि हम जनता के हित में काम नहीं कराएंगे। भाजपा आप लेके आए। मेरा सवाल ये है, आप जब 2027 में वोट देने जाएंगे तो किन मुद्दों को दिमाग में रखते हुए मतदान देने जाएंगे? सवाल ये। मैम हम वोट इसलिए करेंगे कि हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि गरीबों के मसीहा कौन है। वो फिलहाल हमारी नज़रों में चंद्रशेखर भाई है, एक नए युवा है। इससे पहले हमारी बहन जी थी, बहन जी का शासनकाल बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहा है। क्या उत्तर प्रदेश की जनता मायावती जी को स्वीकार करेगी अगर वो मुख्यमंत्री बनती है? जी, अगर 2027 में मायावती जी मुख्यमंत्री बनती हैं तो जनता क्या उसी प्रेम से उनको स्वीकार करेगी? अच्छी बात है। मायावती या फिर चंद्रशेखर, दोनों में से कौन? मायावती। देखो ज़्यादातर तो बहन जी है, ज़्यादातर बहन जी है। हम तो मिलके कैसे आ जाएंगे भाई? मुख्यमंत्री तो कोई एक बनेगा ना। नहीं, दोनों ने हम जनता चाहती है कि दोनों एक मंच पर हो जाए, लेकिन एक मंच पर नहीं होने पाएंगे। लेकिन बहन जी का जो शासनकाल था, जो पहले भी रहा हुआ आज भी है,
और जो ज़्यादा फैन है वो आज भी बहन जी के हैं। अगर चंद्रशेखर आजाद को मायावती जी की पार्टी ज्वाइन करने का अवसर मिलता है तो क्या वो करेंगे? देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूँगा, अगर चंद्रशेखर जी मायावती जी की पार्टी ज्वाइन करते तो पहले बहुत अच्छा होता, बट अभी की जो सिचुएशन है इसमें अगर दोनों पार्टियां एक साथ आती हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि किसी भी अन्य पार्टी को धक्का देने के लिए या पछाड़ने के लिए यूपी में ये दोनों पार्टियां बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। मायावती जी ने भी काम किया है, अब उन्हें दोबारा से ऊपर की साइड आना पड़ेगा, समाज का साथ देना पड़ेगा, जैसे चंद्रशेखर भाई कर रहे हैं इस वक्त पे। तो अगर दोनों एक साथ आते हैं गठबंधन काफ़ी मजबूत रहेगा और 27 में सरकार भी बनाएंगे, क्योंकि बीजेपी का पहला पॉइंट यही है कि जब तक गवर्नमेंट दूसरी सरकार में नहीं होगी वो हमेशा वोट चोरी पे रहेगी, अपनी सरकार बनाएगी और जनता को लूटेगी। यहाँ जो जनता का साथ देने वाली सरकार है वो कभी एकजुट हुई ही नहीं शुरू से, अब उन्हें एकजुट होना पड़ेगा, नहीं तो इस जनता का हाल बेहाल होने वाला है आगे। SIR अब से पहले गवर्नमेंट ने इसके बारे में कोई फ़ायदे नहीं बताए हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई। गवर्नमेंट ये कह रही है SIR का फॉर्म कीजिए, आपका वोटिंग में नाम आएगा। अब से पहले नाम आए हैं, पब्लिक के बहुत नाम आए हैं, बट बीजेपी की गवर्नमेंट में एक घर में 4216 वोट बिहार में, फ्रांस की एक लेडी जिसकी 69 वोट बिहार में पाई गई, एक कार्टून का कैरेक्टर जिसकी 69 वोट पाई गई। तो बीजेपी गवर्नमेंट धोखाधड़ी कर रही है। इसके लिए एक कानून बनना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल होना चाहिए कि बीजेपी गवर्नमेंट या अन्य कोई भी गवर्नमेंट ऐसा काम करती है तो किस बेसिस पे कर रही है, क्या उसका आधार रहने वाला है, किस बेस पे किस किस के डॉक्यूमेंट्स का चोरी हो रही है, जो कि एक प्राइवेसी में आता है। आपके डॉक्यूमेंट्स आपके अपने हैं, सरकार के नहीं है, किसी के भी नहीं है, सरकार उनका मिसयूज नहीं कर सकती एट एनी कॉस्ट। उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, आगे पंजाब में भी ऐसे 27 राज्यों जो SIR जो है शुरू हो चुका है। आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष जांच करेगा? मैम, इलेक्शन कमीशन अगर निष्पक्ष तौर पे काम करता तो अब से पहले भी वोट चोरी नहीं होती, और क्या गारंटी इलेक्शन कमीशन ये देने को तैयार है SIR होने के बावजूद वोट चोरी नहीं होगी या पब्लिक के साथ धोखाधड़ी नहीं होगी। अगर मैं आपसे ये पूछूं, क्योंकि महारैली जो निकाली जा रही है आज, जो आयोजित करी गई है, वो संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए और भाईचारा बनाने के लिए करी गई है, आप मुझे बता सकते हैं कि संविधान क्या है? संविधान एक मूलभूत श्रेणी में आता है जो कि किसी को भी उसके राइट टू फ्रीडम देता है, जीने का अधिकार देता है, उसके अपने अधिकार देता है, और उसे काम में जैसे कि पहले 12 घंटे का वर्किंग आवर्स है, बट डॉक्टर अंबेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन रेडी किया था उसके अकॉर्डिंग 8 घंटे के वर्किंग आवर्स रह गए। बट अभी भी बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स ऐसे हैं जो 9 आवर्स 12 आवर्स चलाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई सही तरीके से नहीं हुई है।